हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर। ये वीडियो क्लास 10 हिंदी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 2023 में जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वो किस पैटर्न पर आएगा। क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एग्जाम में पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और उस क्वेश्चन में हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप लोग 2022 का जो मॉडल पेपर था उसके तहत तैयारी करते थे। ठीक है, लेकिन अब पेपर पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये मुझे मालूम पड़ा जब मैंने आप लोगों का मॉडल पेपर देखा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न जो आते थे टोटल 10 आते थे, वो भी गद्य पद्य के आते थे, लेकिन अब पेपर में बदल कर इसे 20 कर दिए गए। यानी कि आपसे खंड आ में टोटल 20 प्रश्न, 20 एमसीक्यू आएंगे, या फिर समझ सकते हो 20 आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी 20 आएंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे क्या ये गद्य पद्य से आएंगे या फिर किसी और तरीके से किसी और टॉपिक से आएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो आपके शुरुआत के जो 10 प्रश्न आते थे जैसे पहले वाले पेपर में, उसी तरीके से इसमें भी शुरुआत के जो 10 प्रश्न आएंगे वो आपके गद्य पद्य के आएंगे, और जो लास्ट के 10 प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे रस छंद अलंकार, यानी कि जितने भी आपकी व्याकरण है उससे संबंधित लास्ट के 10 प्रश्न आएंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा फिर बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। इसी प्रकार करके आपसे टोटल 7 से 8 प्रश्न आएंगे शुरुआत के जो गद्य पद्य से होंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आएंगे जैसे कि आपका 15वां हो गया, 16वां हो गया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मतलब मैंने आपसे कहा कि 9 से लेकर 20 तक या फिर 10 से लेकर 20 तक, इनके बीच में जो आपके प्रश्न आएंगे बेटा वो आपके व्याकरण से आएंगे। किससे आएंगे? व्याकरण। तो आप लोगों को 20 एमसीक्यू तैयार करने के लिए आपको गद्य पद्य के प्रश्नों के साथ साथ आपको व्याकरण भी तैयार करनी होगी, यानी व्याकरण प्लस गद्य पद्य आपको तैयार करना होगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को साथ में लेकर तैयारी करते हो तो आपके 20 नंबर आ जाएंगे। और कौन नहीं चाहेगा कि मेरे 20 में 20 नंबर पूरे के पूरे आए। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि व्याकरण आती है, तो देखिए व्याकरण में आपकी संधि भी आती है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो संधि विच्छेद भी आएंगे, पर्यायवाची शब्द भी आएंगे, तत्सम तद्भव भी आएंगे, और आप लोगों के लिए क्या पूछा जाता है तो धातु रूप, हाँ धातु रूप भी आएंगे। तो मतलब कि देख सकते हो धातु रूप 19वें नंबर पर धातु रूप से प्रश्न आया है, कह रहा है कि पट धातु का पठेव रूप किस प्रकार पुरुष एवं वचन का है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है इसको मैं हल करके बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, सारे मॉडल पेपर जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं 3 से 4, वो सारे मॉडल पेपर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे कि 20वां प्रश्न आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ कि हस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। मतलब कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भाई धातु हमको दे रखी है हस, इसका जो मध्यम पुरुष एक वचन है उनमें से कौन है। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, कम से कम 4 ऑप्शन, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपकी कॉपी में आपको टिक लगा कर लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आप इस प्रकार से इसको समझोगे और इससे तहत आप लोग तैयारी करोगे, अपने पेपर पैटर्न को ध्यान में रख के तैयारी करोगे, तो मेरे हिसाब से वो तैयारी सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए खंड आ हम डिस्कस कर चुके, अब देखेंगे खंड बा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि आप लोगों का दे रखा है खंड बा, तो देखिए पहले की तरह ही खंड बा में आपसे गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता गद्यांश किसे कहते हैं, पद्यांश किसे कहते हैं, तो आप लोगों की तैयारी अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, और मैंने काफ़ी सारे गद्यांश और पद्यांश करवाए भी हैं। ठीक है, तो आप लोग उन्हें देख सकते हो। अब देखिए, जैसे कि जो आपका खंड बा है ना, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है गद्यांश। और जैसा कि आप पहले जानते थे कि गद्यांशों में से हमको 2 गद्यांश दिए रहते थे और कोई एक गद्यांश करना होता था। अथवा लगा के मतलब होता है कि 2 गद्यांशों में आपको कोई एक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे गद्यांश में 3 प्रश्न आते हैं, जैसे कि संदर्भ आता है आपका, और व्याख्या करने के लिए आती है, और गद्यांश में से आपको एक प्रश्न आता है जो गद्यांश में उसका आंसर दिया रहता है, आपको उसे गद्यांश में से ढूंढ कर करना होता है। ठीक है, यानी कि 2 गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश करना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे हिसाब से, मैं आपको 20 गद्यांश, ये 20 ज़्यादा हो गए, यानी टोटल 10 अगर गद्यांश में करवा देता हूं तो उन्हीं के अंदर से सारे गद्यांश आपके आ जाएंगे। ये नहीं हो सकता हो दोनों आए, हो सकता हो एक तो आ ही जाएगा आपका, एटलीस्ट एक तो आपका पूछा ही जाएगा उसमें से। ठीक है,
तो देखिएगा जैसे कि गद्यांश समझ चुके, उसी प्रकार से देखिएगा पद्यांश भी आएगा, ठीक है। तो देखिए 22वें नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो आपका पद्यांश का। अब देखिए अगर आप पद्यांश नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो कवि लोग लिखते हैं उसको हम लोग पद्यांश कहते हैं, और जो लेखक लिखते हैं उसे हम गद्यांश कहते हैं। पद्यांश की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कठिन टाइप की होती है, जैसे कि हाँ देख सकते हो कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को मादी, मधुकर कई समझाहू जौदय, बूझत साँच नहासी। मतलब कि ये जो लैंग्वेज है काफ़ी कठिन है, मतलब कि हिंदी में नहीं समझ में आ रही है। अब जबकि गद्यांश की जो लैंग्वेज होती है काफ़ी ईजी होती है, जैसे कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। तो मतलब कि जो गद्यांश होती है वो हिंदी में होती है, इसको तैयार करना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू पद्यांश के। तो बेटा पद्यांश में भी आपको दो आते हैं, अथवा करके आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तीन यहाँ पर भी प्रश्न आते हैं। पहला आपका संदर्भ फिक्स रहता है कि किसी भी पद्यांश का आपको संदर्भ करना होगा। अब देखिए दूसरा जो इसमें से प्रश्न आता है वो आपका दे रखा व्याख्या, तो बेटा व्याख्या करनी होती है। और एक प्रश्न आता है, इसी में से आपका क्या पूछ लिया जाता है, इसी में से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश तो आपको करने ही करने हैं। इसके बाद देख लीजिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23वां। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 आता है उसमें आपसे पूछा जाता है एक, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 23वां, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23वां जो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि निम्नलिखित जो आपके संस्कृत गद्यांश हैं, मतलब कि जो आपके संस्कृत के गद्यांश हैं, इनकी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। हिंदी में इसका अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है, जिसके लिए आपको दिए जाएंगे टोटल 4 नंबर। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझना, पहले 2022 में क्या होता था, या फिर कह सकते हो 2022 के पेपर में क्या हुआ था। इससे पहले क्या होता था कि एक गद्यांश संस्कृत का आता था और एक पद्यांश संस्कृत का आता था, मतलब कि दोनों के बीच में अथवा लगा रहता था। आप चाहो तो पद्यांश कर सकते हो संस्कृत का, आप चाहो तो गद्यांश कर सकते हो संस्कृत का। लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन अब 2023 के पेपर पैटर्न में पूरी तरीके से पेपर बदल चुका है। यहाँ पर आपको क्या आता है भाई साहब, आपको गद्यांश भी आता है संस्कृत का और पद्यांश भी आता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का दे रखा है गद्यांश संस्कृत का, और यहाँ पर दे रखा है आप लोगों का संस्कृत का पद्यांश। और संस्कृत का जो पद्यांश है वो 2 दे रखे हैं, उनमें से कोई एक करना होता था, ठीक है। अगर आपको पद्यांश नहीं पता तो इसके बाद छोटी सी आपको मोटी सी हेडिंग बता देता हूँ, मतलब स्ट्रिक। तो देखिए जो पद्यांश होता है ना, इसकी 2 लाइन होती हैं, ये समझ सकते हो। जो पद्यांश होता है संस्कृत का वो एज कंपेयर टू छोटा होता है, सेम उसी तरह जिस प्रकार से आपकी इसमें गद्यांश और पद्यांश में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ संस्कृत का जो गद्यांश है वो थोड़ा सा लेंदी बड़ा होता है, और जो पद्यांश होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो आप लोगों को अब यह समझ सकते हो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है। अब मेहनत ज़्यादा करनी है तो इससे कोई डिपेंड पड़ता नहीं, क्योंकि पेपर आएगा तो हमें करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप जिस भी जिले में रहते हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर 24 आता है इसमें आपसे पूछा जाता है खंड काव्य। क्या पूछा जाता है आपसे, खंड काव्य पूछा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और खंड काव्य अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आपको सिंपल से अपने टीचर के पास जाना है, उनसे कहना है कि बताइएगा हमें हिंदी में कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। जो भी आपके जिले में खंड काव्य चलता होगा आपके टीचर उसको बता देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग कहीं पर भी रहते हो, मान लीजिए जैसे कानपुर में रहते हो तो कानपुर के लिए ज्योति जवाहर आता है तैयार करने के लिए। आप अलीगढ़ में रहते हो, आप लोग कहीं पर भी रहते हो, वहाँ के हिसाब से आपके जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य तैयार करना होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आप टीचर से संपर्क करके खंड काव्य को तैयार कर सकते हो। इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे आपको दे रखे खंड काव्य, आपको वही खंड काव्य तैयार करना है जो आपके ज़िले का है और वही आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप दूसरे ज़िले का लिखाओगे तो वहाँ पर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आता है भाई साहब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना 25, इसमें आपसे पूछे जाते हैं लेखक के परिचय, यानी लेखक के जीवन परिचय। और क्वेश्चन नंबर जो 25 का खा आता है इसमें आपसे पूछे जाते हैं कवि का जीवन परिचय। और पहले क्या होता था, आपके 2 आते थे जीवन परिचय और उसमें से कोई एक करना होता था। तो अब इस बार आपके 3 आ रहे हैं, 3 में से कोई एक करना होगा। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि अगर आप कोई भी 2 तैयार करके जाते हो तो 3 में से तो आपका एक आ ही जाएगा, ठीक है। और पहले आपको ज़्यादा तैयार करने पड़ते थे, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी कह सकते हो प्लस पॉइंट है आपके जीवन परिचय में, ठीक है। आप चाहो तो लेखक में से किसी का भी तैयार कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके जीवन परिचय लेखक और कवि में से वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको उनको ही तैयार करना है। और आपको हिंदी की तैयारी अब कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। जब मैं इसको थोड़ा सा समझा दूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 आता है ना, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपकी पुस्तक का एक कोई श्लोक। अगर आप श्लोक नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोग पद्यांश अभी संस्कृत का समझ रहे थे ना, उसमें जो 2 लाइनों का
आता है ना, उसको हम लोग संस्कृत का श्लोक कहते हैं। अगर आप लोगों ने श्लोक नहीं पढ़ा, आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना और श्लोक तैयार कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको जो तैयार करने पड़ते थे श्लोक, वो 2 तैयार करने पड़ते थे। कितने? 2 श्लोक तैयार करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेपर पैटर्न बदल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आपके बोर्ड एग्जाम में पहले 1 आता था करने के लिए पद्यांश श्लोक, लेकिन अब आपके 2 आ रहे हैं और 2 में से कोई एक करना होता है। तो आप लोगों को अब 3 तैयार करने होंगे, कम से कम 3 आपको तैयार करने होंगे श्लोक। मान लेते हैं अगर आपने कोई 2 तैयार किए और दोनों अगर आ गए पेपर में, तो आप उन दोनों को नहीं लिख सकते, इसलिए आपको 3 तैयार करने होंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में आपसे क्वेश्चन आता है, आपकी जो संस्कृत होती है ना, संस्कृत होती ना, तो संस्कृत में जितने भी चैप्टर है ना, उनसे आपके प्रश्न आते हैं, वो भी संस्कृत में करने के लिए आते हैं। तो मतलब कि आपको संस्कृत के क्वेश्चन आंसर भी तैयार करने पड़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक वर्ड के आंसर होते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपका जैसे दे दिया गया, नीर क्षीर विषय हास्यम का विशेषता अस्ति, यानी कि नीर क्षीर की विशेषता क्या होती है आपको बतानी है। अब आपको हिंदी में नहीं इसका आंसर देना है, आपको आंसर इसका संस्कृत में ही देना है, ठीक है। तो जब मैं आपको संस्कृत के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तो मैं आपको सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं एक वीडियो में ही कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो यहाँ से जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपका आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन नंबर 27वां आता है, इसमें से आपके 4 प्रश्न दे रखे होते हैं, कोई 2 करने के लिए होते हैं और 2-2 नंबर के आते हैं, इसलिए 2 + 2 आपके 4 नंबर के आसानी से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्याकरण जो आती है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, लेकिन यहाँ पर पेपर पैटर्न बदल चुका है। पहले जो व्याकरण आती थी उसमें पर्यायवाची दे दिए रहते थे, आपको लिखने पड़ते थे। उपसर्ग और प्रत्यय आते थे, वो भी दे दिए रहते थे, आपको लिखने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है एग्जाम में, जो आपके उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तत्सम तत्व हो गया, धातु और आपके संधि विच्छेद वगैरह जितने भी व्याकरण के टॉपिक है ना, वो आपके आ रहे हैं बहुविकल्पी में। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं ना, उनमें से काफी सारे आपके वहीं पर जो उपसर्ग प्रत्यय आपके हैं, तत्सम तत्व, सारे के सारे वहीं पर आपके आ जा रहे हैं बहुविकल्पी के रूप में, ठीक है। तो अब आपको बहुविकल्पी अगर तैयार करने तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये समझ सकते हो। लेकिन हाँ, आपका जो रस छंद अलंकार है, इसको आप लोग इसका मतलब कि इसको विद आप लोग डिफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ तैयार करना, क्योंकि ये अगर आपसे पूछ लिया गया, मान लेते हैं कि रस की परिभाषा पूछ ली गई, अगर आपसे छंद की परिभाषा पूछ ली गई, तो मतलब कि आपको 6 नंबर के जो आपके रस छंद अलंकार आते हैं उसको आपको तैयार करना ही होगा, ठीक है। तो आपको वो तो तैयार करना ही पड़ेगा। इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 29 पर आपसे आता है संस्कृत का अनुवाद करने के लिए। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको हिंदी में दे रखा है, ये हिंदी में, आपको इसे संस्कृत में बदलना है। किसमें? संस्कृत में। यहाँ पर आपसे काफ़ी सारे 1 2 3 4 5 दिए रहते हैं, 5 में से कोई आपको 2 का अनुवाद करना पड़ता है, और 2 के लिए आपको मिलते हैं टोटल 4 नंबर, ठीक है। बात समझ में आए सभी को? तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हो, लेकिन इसको तैयार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसा कि आप लोग इंग्लिश में तैयार करते हो ना, सेंटेंस को आप लोग पढ़ते हो प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी प्रकार से बेटा इसमें भी आपके जो संस्कृत का अनुवाद करने के लिए काफ़ी सारे आपको रूल तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको तैयार करने बैठोगे तो यहीं पर आपका कम से कम 15 डेज निकल जाएगा, 15 डेज। तो आप इसे अगर 15 दिनों के अंदर तैयार करोगे तो 4 नंबर आपके तो हो जाएंगे। मान लेते 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन अगर आप 15 दिनों में केवल 4 नंबर तैयार करते हो तो आपका समय बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऐसी ट्रिक निकालनी है जिसके तहत आपके 4 नंबर कैसे भी करके पूरे हो जाए, क्योंकि आपको ये संस्कृत आगे तो पढ़नी नहीं है, आपको बस कुल मिलाकर यहाँ पर नंबर लाने हैं। हमें 4 नंबर ये खोने नहीं है, ये जो 4 नंबर है ये हमें खोने नहीं है। तो बेटा इसको 4 नंबर को क्रैक करने के लिए, आपको पाने के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो में पूरी जो ट्रिक है, इसको कैसे करेंगे, कहाँ कौन रूल आएगा, वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख लेंगे, मतलब कि जो संस्कृत का अनुवाद करने के लिए आता है ये आपका आसानी से वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ आपसे पूछा जाता है निबंध। क्या आता है निबंध करने के लिए, ठीक है। और मैं एक निबंध करवा भी चुका हूँ, आप लोग देख लेना, देश प्रेम पर मैंने करवाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट 2023 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने पूरा पेपर पैटर्न समझाया, कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। और ये अगर आपने इसको तैयार किया ना, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो ना, अगर आपने इसको ध्यान में रखा, इससे तहत तैयारी की, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई 90+ लाने से रोक सकता है। तो समझ में आया आपको ये वीडियो? तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।